सबके आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, कि हमारे यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है जिसमें हम पढ़ते हैं मुगल्स के बारे में या फिर मुस्लिम रूलर्स के बारे में, उसकी नींव कैसे रखी गई, क्या था जो बैकग्राउंड था इसके पीछे, कि कौन लोग आए जिनकी वजह से मुस्लिम रूलर्स आके हमारे इंडिया पे रूल कर पाए। तो हमने पढ़ा था लास्ट उनके बारे में, और आज हम उसी अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अच्छा गाइस, जिसने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके विजिट कीजिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था किसके बारे में? अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में, और इससे पहले हम अपना एशियन हिस्ट्री भी पूरा कवर कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जाके जरूर पुरानी वीडियोस भी देखना। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाइए और विजिट करिए और पुरानी वीडियोस भी देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द दिल्ली सल्तनत। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज का? द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत क्या है? देखो, सल्तनत का मतलब होता है जो रूल करे, और कहां पर रूल करे? दिल्ली पे। तो जिन लोगों ने दिल्ली पर रूल किया वो लोग आ गए अंडर द दिल्ली सल्तनत। और ये भी माना जाता था कि जो दिल्ली सल्तनत के रूलर होंगे, जो दिल्ली पे राज करेंगे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा पूरे के पूरे देश में, यानी कि पूरे के पूरे भारत पे भी कहीं ना कहीं उसी का राज चलेगा जो दिल्ली सल्तनत पे राज करेगा। अब ऐसा क्यों? कि देखो, आज के अगर प्रेजेंट टाइम से हम अपने लिंक करें कि जो दिल्ली है वहां पे हमारी सारी गवर्नमेंट बैठती है, जो मेन हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ से काम करती है, कहाँ पे उसकी सिटिंग है? दिल्ली से है। तो यानी दिल्ली जो है हमेशा कैपिटल रहा है, हमेशा मेन रहा है। एज अ गवर्नमेंट के हम व्यू से देखें तो दिल्ली का हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उस टाइम में भी जो दिल्ली सल्तनत का रूलर माना जाता था, कहा जाता था कि वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आपको मैंने बता दिया कि देखो दिल्ली सल्तनत क्या है, मतलब क्यों दिल्ली सल्तनत नाम पड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज आई जिन्होंने यहाँ पे आके राज किया। तो बच्चों देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर होती है हमारी 5 डायनेस्टीज, जिनके बारे में अब हम अपनी इस क्लास में और आगे आने वाली क्लास में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी डायनेस्टीज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो, पहली है हमारी स्लेव डायनेस्टी। जो सबसे पहली डायनेस्टी बनी दिल्ली सल्तनत के अंदर वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम, यानी कि जो गुलाम वंश है वो है हमारी पहली डायनेस्टी। गुलाम वंश के बाद आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी का नाम आपने सुना होगा ना, पद्मावत मूवी देखी है बच्चों ने, उसमें अलाउद्दीन खिलजी था। तो जो वो खिलजी है हम उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी उसी खिलजी डायनेस्टी का एक पार्ट था। तो सेकंड हो गई हमारी खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश। उसके बाद आता है तुगलक वंश, यानी कि तुगलक डायनेस्टी। देन फोर्थ हमारी डायनेस्टी जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है सैयद डायनेस्टी, यानी कि सैयद वंश। और जो लास्ट दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी आई वो है हमारी लोधी डायनेस्टी, यानी कि लोधी वंश। तो बच्चों, हम इन 5 डायनेस्टीज के बारे में और इनके रूलर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है जरूरी, वो हम सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से क्लियर हो, ताकि कहीं पे भी आप अटके ना अपने एग्जाम में। तो ध्यान रखना, मैं जिन जिन चीजों को इम्पोर्टेंट मार्क करूंगी वो बहुत जरूरी है। देखो, जरूरी सारा कंटेंट है, लेकिन जो मैं मार्क करती हूँ वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हमने अपने कंटेंट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसलिए ही इंक्लूड करे हैं, ताकि देखो बच्चों को पता चले कि किस तरीके से टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली डायनेस्टी, जो की है हमारी स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी हमारी कब से कब तक थी? 1206 से लेके 1290 तक थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। अच्छा बच्चों, बाकी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, वो थी 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया? उन्होंने रूल किया था 1320 से 1414 तक। देन आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी ने कब तक रूल किया? उन्होंने किया था 1414 से 1450 तक। देन हमारी जो लास्ट डायनेस्टी है इन दिल्ली सल्तनत वो है लोधी डायनेस्टी, और इन्होंने कब तक राज किया था, कब तक इनका रूल था हमारे यहाँ पे? 1451 से 1526 तक। तो बच्चों ये तो हो गया टाइम फ्रेम कि दिल्ली सल्तनत में किस टाइम तक कौन से डायनेस्टीज ने रूल किया। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डायनेस्टीज के बारे में कि इनके अंदर कौन कौन रूलर आए, उनके बारे में डिटेल से हम सारी चीजें जानेंगे। देखो पहली डायनेस्टी है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो जो स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास देखी है उनको ये जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि जो हमारे यहाँ पे मोहम्मद गोरी आए थे अटैक करने के लिए इंडिया पे, तो जब उनकी डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके स्लेव थे जिन्होंने आगे जाके दिल्ली में अपना साम्राज्य बनाया। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी है उनके लिए नाम फैमिलियर जरूर होगा, क्योंकि वहीं से मैंने बताया था कि कैसे वो लोग थे जिन्होंने नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि उन्हीं का जो स्लेव था उन्होंने ही आगे जाके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो जो हमारे पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे? मोहम्मद गोरी के स्लेव थे जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया पे। किन्होंने क्या किया था? इंडिया पे अटैक किया था। अब देखो मोहम्मद गोरी कहाँ से थे? वो तुर्किश थे। मैंने आपको बताया था ना कि तुर्किश इन्वेजन हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ से थे? तुर्की से थे। और यही थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को संस्थापन किया था। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी हमारे इंडिया में। उसके बाद 1206 में ये यहाँ पे रूलर बने थे। इनको कब राजा की उपाधि मिली थी? इन्हें मिली थी 1206 के अंदर जब ये राजा बने। अब इसके बाद इन्होंने हमेशा जो है मलिक टाइटल का यूज किया। मतलब मलिक क्या होते हैं? एक तरीके से जो सेवा करते हैं। इन्होंने राजा का टाइटल महाराजा, जिल्ले-लाही या फिर कुछ भी परमाधीश्वर, ऐसे कोई भी टाइटल्स का यूज ना करके इन्होंने यूज किया था अपना वो ही मलिक टाइटल। मलिक यानी जो दूसरों की सेवा में रहे वो होता है मलिक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी है कि मलिक टाइटल कौन से रूलर ने या कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने यूज किया था, तो स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर ने मलिक टाइटल को यूज किया था। इसके बाद देखो बच्चों, इन्होंने 2 तरीके के मॉस्क्यूज को बनाया था। वो कौन कौन से मॉस्क्यूज है जिनको इन्होंने बनाया था? पहला है कुव्वत उल इस्लाम, और ये कहाँ पे बनाया था इन्होंने? दिल्ली में। और दूसरा है अढ़ाई दिल का झोपड़ा जो कि है अजमेर में। तो ये 2 हैं जिन्होंने इनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब देखो आपने देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब कुछ याद आ रहा होगा ना, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया का। कौन सा है वो? कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। लेकिन देखो इनके जीते जी वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया था। उस कंस्ट्रक्शन को आगे जाके किसी और ने पूरा किया था। वो भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं उस रूलर के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि कौन से रूलर ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, तो वो थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे देखो मेंशन भी किया गया है, ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार इन्होंने किसके लिए बनाया था? उस टाइम एक बहुत फेमस सेंट होते थे, सूफी सेंट, जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं उस तरह उनके वहां पे सूफी सेंट होते थे। तो एक बहुत फेमस थे वो, उनकी याद में, उनकी इज्जत अफजाई के लिए आप कह लो एक तरीके से, उनके लिए उन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी। अब लोगों ने भी इन्हें एक टाइटल दिया था। वो टाइटल कौन सा था? लाख बख्श।
देखो लाख यानी कि लाखों रुपए, बख्श यानी बख्शीश होती है ना जो यूं ही दे दे, तो यानी जो लाखों रुपए यूं ही दे दे अपनी जनता को, वो कौन था? लाख बख्श। तो इसलिए लोगों ने उन्हें कौन सा टाइटल से नवाजा था? लाख बख्श से नवाजा था। इसके बाद आगे चल के 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। और कौन सा गेम? पोलो गेम खेलते। पोलो सुना है ना, अभी भी यहाँ खेला जाता है, ज्यादातर फॉरेनर एरियाज में खेला जाता है। हमारे दिल्ली में थोड़ा कम पॉपुलर है, हमारे इंडिया में, लेकिन आगे वहां बाहर के देशों में बहुत पॉपुलर है ये गेम। तो पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी। देखो ये चीज मैंने क्यों बताया कि पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि एक बार एसएससी में ये भी पूछा जा चुका है कि पोलो खेलते हुए कौन से रूलर की डेथ हुई थी। तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी पोलो खेलते हुए। अभी हमने पढ़ा पहले रूलर के बारे में जिन्होंने इसकी नींव रखी, और अब हम पढ़ेंगे जिन्होंने आगे जाके इस पे राज किया। जो इसके दूसरे रूलर थे वो कौन थे? शामसुद्दीन इल्तुतमिश। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी के अंदर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इल्तुतमिश ने कब से कब तक रूल किया था? 1211 से लेके 1236 तक। अब जो ये इल्तुतमिश थे, ये जैसे जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये किसके स्लेव थे? मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। सेम उसी तरीके से इल्तुतमिश किसके स्लेव थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब आप देख रहे हैं कि जो स्लेव थे वो राजा बने, ये स्लेव थे ये भी राजा बने, ये इनके स्लेव थे तो ये भी राजा बने, इसलिए ही इस डायनेस्टी का नाम पड़ा स्लेव डायनेस्टी। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये किसके स्लेव थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव। अब ये इनके स्लेव होने के साथ साथ इनके सन इन लॉ भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ शादी की थी, और इसी के बाद आगे जाके ये स्लेव डायनेस्टी के रूलर बने थे। कब बने थे ये? 1211 में। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? दिल्ली को। देखो बच्चों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने बनाया था कैपिटल लाहौर को। इन्होंने किसको कैपिटल बनाया था? लाहौर को बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश जब राजा बने तो इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया। अब देखो इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया अपनी, यानी कि ये कौन बन गए? दिल्ली पे राज करने वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था जो दिल्ली पे राज करे वो कौन? वो दिल्ली सल्तनत। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहीं ना कहीं कहां से हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई। लेकिन इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं बनाया। कैपिटल किसने बनाया था दिल्ली को अपना? इल्तुतमिश ने बनाया था। इसलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है कि ये असलियत में रियल फाउंडर है ऑफ दिल्ली डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब ये रियल फाउंडर होने के साथ साथ फर्स्ट सुल्तान भी हैं, क्योंकि देखो यही थे जिन्होंने सुल्तान का टाइटल सबसे पहले यूज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यूज किया था मलिक का टाइटल। तो अगर हम पूछे कि पहले सुल्तान कौन थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ये टाइटल यूज ही नहीं किया। सबसे पहले ये टाइटल किसने यूज किया था? इल्तुतमिश ने। तो अगर पूछा जाए हु इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर होगा इल्तुतमिश। और पूछा जाए हु इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो भी आंसर होगा इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे वही पूछे हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो आपका आंसर वहां पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद देखो बच्चों, इनको इनकी गवर्नमेंट में कौन असिस्ट करता था? चालीसा। चालीसा एक तरीके का इन्होंने ग्रुप बनाया जो गवर्नमेंट में यानी जो गवर्न करने में इनको हेल्प करता था। अब चालीसा क्या है? चालीसा एक कमेटी है, एक तरीके से एक टीम है जिसके अंदर 40 मेंबर्स होते हैं। 40 मेंबर्स है इसलिए ही इसका नाम चालीसा है, और दूसरा नाम है इसका चहलगनी। अब इसमें क्या होता था? देखो बच्चों, 40 मेंबर की एक टीम होती थी जो अलग अलग एरियाज में वर्क करती थी। सपोज एक मान लो देख रही है फाइनेंस को, एक देख रही है लैंड को, एक देख रही है डिफेंस को। जैसे हमारे पीएम मोदी के पास कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी टीम है ना, जो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग देखती है। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं
जैसे हमारा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर की टीम है, उसी तरीके से उस टाइम थी उनके पास 40 जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते थे, उन पे रूल करते थे, उनका ध्यान रखते थे। तो ये चीज भी इल्तुतमिश ने ही जो है लागू की थी कि गवर्नमेंट में कौन हेल्प करेगा, 40 हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट पॉइंट पे कि और क्या क्या हमें इल्तुतमिश के बारे में जानना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इल्तुतमिश के बारे में, वो है कि इसने 2 तरीके के कॉइन्स को इसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी 2 तरीके के कॉइन्स इसने बनाए थे। वो कौन से कॉइन्स थे? पहला था सिल्वर कॉइन जिसका नेम था तंका, और दूसरा था कॉपर कॉइन जिसका नाम था जीतल। तो एग्जाम में बच्चों देखो क्वेश्चन बन सकता है कि कंता या फिर जीतल जो कॉइन्स थे वो कौन से डायनेस्टी से, कौन से रूलर ने बनाए थे? तो क्या होगा आपका आंसर? स्लेव डायनेस्टी से इल्तुतमिश ने ये कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उसने एक और जगह सुल्तानगढ़ी नाम की एक जगह उसने एस्टेब्लिश की थी। तो हु एस्टेब्लिश्ड सुल्तानगढ़ी? तो आप सबका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। उसके बाद इसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है ना बेटा, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अपना करते हैं, पॉलिटिकल जो करते हैं हमारा रिलेटेड होता है, उसमें उसने इक्ता सिस्टम को इंक्लूड किया। इक्ता सिस्टम इसने बनाया। अब इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम का मतलब ये है कि लोगों को रिक्रूट करना, यानी लोगों को अपॉइंट करना, फिर सेम चीज के लिए उन्हें सैलरी पे करना। यानी कि इक्ता सिस्टम क्या होता है? टू रिक्रूट एंड पे, यानी कि पहले तो लोगों को अपॉइंट करना, फिर सेम चीज के लिए पे भी करना। फ्री में लोगों को रखना नहीं कि बंदी बना के ले आए और काम करवाना शुरू कर दिया, नहीं। इक्ता में क्या हुआ कि लोगों को अपॉइंट किया गया बकायदा, और उनके सर्विस के लिए उन्होंने पैसा भी दिया गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन तो शुरू किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उस कंस्ट्रक्शन को पूरा किसने किया? उस कंस्ट्रक्शन को पूरा किया जो उनके दामाद थे, यानी इल्तुतमिश। उन्होंने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। तो अगर देखो एग्जाम में पूछा जाए कि किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछा जाए कि कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने कराया, तो आंसर होगा डिफरेंट, वो होगा इल्तुतमिश। तो देखो बच्चों, बहुत सारे रूलर्स आए थे स्लेव डायनेस्टी के अंदर, लेकिन हम सिर्फ उन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ रूलर्स ऐसे हैं जिनके बारे में ना तो कुछ खास बात है, ना ही कोई उनके बारे में ऐसी चीज है जिससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो उन्हीं रूलर के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब जिस नेक्स्ट रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बारे में सबने जरूर सुना होगा, मूवी भी है रजिया सुल्ताना के ऊपर, सीरियल्स भी बने हैं रजिया सुल्ताना के ऊपर, तो सब इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। अच्छा देखो, रजिया सुल्ताना से पहले एक और रूलर आए थे, वो कौन थे? रुकनुद्दीन। जो रुकनुद्दीन थे वो इल्तुतमिश के बेटे थे, और जो रजिया सुल्ताना थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब इल्तुतमिश क्या चाहते थे कि मेरी बेटी रजिया सुल्ताना आगे जाके इस शासन को आगे बढ़ाए और इस डायनेस्टी पे रूल करे। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो नोबल पर्सन्स थे, मतलब जो डिसाइड करते थे, या फिर जो रजिया सुल्ताना की माँ थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा रुकनुद्दीन जो है डायनेस्टी पे राज करे। तो इल्तुतमिश तो मर गए, उनकी तो डेथ हो गई। तो उसके बाद ना तो किसी ने उनकी बात का सम्मान रखा, ना ही किसी ने रजिया सुल्ताना की मानी, और सबने जो है रुकनुद्दीन को उसका राजा बना दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि रुकनुद्दीन जो है अवध के ऊपर हमला करने गए अपनी सेना के साथ, और वो बहुत टाइम तक वहां पे बाहर रहे। तो रजिया सुल्ताना ने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके बाहर जाने का टाइम का वेट किया और उसका फायदा उठाया, और उसने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया और बन गई वो वहां की रानी। तो रजिया सुल्ताना इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की रानी बनी थी। रजिया सुल्ताना पे मूवी भी बनी है, उसमें आप सब देख सकते हैं, इन चीजों को दिखाया गया है।
तो रजिया सुल्ताना की जो सबसे खास बात है कि वो इंडिया की पहली के साथ साथ बच्चों आखिरी मुस्लिम रूलर भी वही थी। मतलब एक वुमेन जो मुस्लिम थी, इंडिया की पहली और लास्ट। ना तो इससे पहले कोई मुस्लिम वुमेन रूलर रही, ना ही इसके बाद कोई मुस्लिम वुमेन रूलर रही। तो ये एक अकेली इंडिया की मुस्लिम रूलर थी जो वुमेन थी। अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इन्होंने 1236 से लेके 1240 तक राज किया, यानी कि 4 साल तक इनका शासन रहा। ये किसकी बेटी थी? मैंने आपको बताया इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 नाम मेंशन किए। याकुट कौन था? ये स्लेव था इनकी डायनेस्टी का। और एक है अल्तुनिया कौन था? जो भटिंडा था उनका गवर्नर। अब देखो याकुट, अल्तुनिया और रजिया, अगर जिन बच्चों ने मूवी देखी है या फिर रजिया सुल्ताना के बारे में जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको ये नाम जरूर पता होंगे, क्योंकि इन दोनों नाम के साथ मिला के जो एक छोटी सी लव स्टोरी बनती है रजिया सुल्ताना की। देखो बच्चों क्या था कि जो अल्तुनिया था वो रजिया सुल्ताना का बचपन का दोस्त था। अब कह सकते हैं कि बचपन से खेलते साथ में बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को पसंद करते थे या फिर कह लो कि प्यार करते थे। लेकिन जब अल्तुनिया जो है गवर्नर बने भटिंडा के, तो वो वहां से चले गए। फिर उनकी जो है क्लोजनेस यानी उनकी दोस्ती बढ़ी, उन्हीं का स्लेव था याकुट। अब जब उन दोनों की नजदीकियां बढ़ी, उन दोनों में दोस्ती हुई, तो अल्तुनिया को अच्छा नहीं लगा। अल्तुनिया को लगा कि चलो ये तो भाई मेरे से दूर होके किसी और स्लेव के पास जा रही है। लेकिन उसने क्या करा? रजिया सुल्ताना ने याकुट के साथ मिलके अल्तुनिया पे ही हमला करने चली गई। उसी के खिलाफ उसने मार्च कर दिया। और जब अल्तुनिया को पता चला कि एक तो मुझे मतलब कि किसी और स्लेव के साथ उसकी दोस्ती आगे बढ़ रही है, दूसरा उसके साथ मिलकर मुझ पे ही हमला करने आ रही है, तो अल्तुनिया ने क्या किया? अल्तुनिया ने याकुट को ही मरवा दिया। और उसके बाद रजिया सुल्ताना को उसने बंदी बना लिया। क्या किया अल्तुनिया ने? बदले में जब उसको गुस्सा आया तो उसने याकुट की हत्या करवा दी और रजिया सुल्ताना को कैद कर लिया। और रजिया सुल्ताना के सामने उसने एक जो है शर्त रखी कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं जेल में बितानी पड़ेगी। तो रजिया सुल्ताना ने सोचा कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है, मैं इतनी बड़ी रानी हूँ, मैं जेल में कैसे रहूंगी? तो उसने सोचा कि जेल में रहने से अच्छा है कि मैं इल्तुतमिश से शादी कर लूं, अल्तुनिया से शादी कर लूं। तो उसने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। तो ये कहानी थी रजिया सुल्ताना की अल्तुनिया से शादी करने के पीछे। एक छोटी सी इनकी ट्रायंगल लव स्टोरी है। अब इसके बाद जब अल्तुनिया से इनकी शादी हुई तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों पंजाब से निकल गए अपने दिल्ली सल्तनत की तरफ, जहां पे उस टाइम बलबन क्या था? इल्तुतमिश का ही तीसरा बेटा था। तो उस टाइम वो पंजाब से निकल गए बलबन पे हमला करने के लिए, क्योंकि बलबन वहां पे दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करना चाह रहा था। तो जब बलबन को पता चला कि रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया मिलके आ रहे हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए, तो उसने एक कॉन्स्पिरेसी रची और बीच रास्ते में ही उसने उन दोनों को मरवा दिया। और कौन सी जगह उन दोनों को मरवा दिया उन्होंने? कैथल में। कैथल कहाँ? एक जगह हरियाणा में। यानी कि वो लोग दिल्ली सल्तनत तक पहुंच ही नहीं पाए, वो एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए और उन दोनों को वहीं बीच रास्ते में ही मार दिया गया। यहाँ पे खत्म होती है कहानी रजिया सुल्ताना की। अब देखो रजिया सुल्ताना ने 2 क्या खास काम किए थे। रजिया सुल्ताना ने अपनाया था कुबा और कुलाब को। कुबा का मतलब क्या होता है? कुबा का मतलब होता है ब्लेजर, कोट पहनते हैं ना हम। और कुलाब का मतलब होता है हैट। यानी कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर्दा सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अब देखो मुस्लिमों में आप क्या देखते हैं, जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं वो पर्दा में रहती है, यानी कि नकाब के अंदर रहती है। लेकिन रजिया सुल्ताना ने इस बात को फॉलो नहीं किया और वो ब्लेजर और हैट लगा के आती थी, यानी कि कुबा और कुलाब को उन्होंने फॉलो किया।
और उन्होंने कंडेम किया पर्दा सिस्टम को। तो ये भी उनके सबसे अलग बात है। और इन्होंने भी 3 तरीके के कॉइन्स इशू किए थे। वो 3 कॉइन्स कौन से थे? अच्छा, उन 3 कॉइनों पे उन्होंने क्या क्या लिखवाया था? एक कॉइन पे लिखवाया था उन्होंने इल्तुतमिश की बेटी, एक कॉइन पे इन्होंने लिखवाया दिल्ली सल्तनत की रानी, और जो तीसरा कॉइन था उस पे इन्होंने लिखवाया न्याय की रानी। तो ये बच्चों देखो, हमने पढ़ लिया रजिया सुल्ताना के बारे में। अब इसके बाद कुछ और रूलर्स आए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आगे हमें पढ़ना है जिसके बारे में, वो थे घियासुद्दीन बलबन। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। 1266 के अंदर ये राजा बने, ठीक है, और इन्होंने चालीसा सिस्टम को तोड़ दिया, यानी इसको फॉलो नहीं किया। चालीसा सिस्टम क्या था? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने चालीसा सिस्टम बनाया था, यानी 40 लोगों की टीम बनाई थी जो कि असिस्ट करती थी गवर्नमेंट में। तो इनने क्या किया कि जब ये राजा बना तो सबसे पहले इसने चालीसा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब क्या वजह थी कि इन्होंने चालीसा सिस्टम को खत्म किया? क्योंकि जो बलबन थे वो कोई स्लेव नहीं थे, वो 40 मेंबर थे, उनमें से ही एक मेंबर था बलबन। कौन था बलबन? उन 40 की टीम में से एक मेंबर था बलबन। अब बलबन ने क्या सोचा कि अभी इन 40 लोगों में से उठ के मैं तो रूलर बन गया, अब भाई जो बाकी लोग हैं या बाकी जो 40 की टीम बनेगी आगे जाके, उनमें से भी तो कभी कोई मेरी हत्या करके रूलर बन सकता है ना। तो उसको जब ये लगा कि नहीं यार, कोई मुझे मार देगा और मेरे रूलर बन जाएगा मेरी जगह, तो उसने ये 40 सिस्टम को ही खत्म कर दिया कि किसी भी 40 मेंबर के दिमाग में ये बात ना आए कि जिस तरीके से बलबन रूलर बना उस तरीके से हम भी रूलर बन सकते हैं। तो इसने 40 सिस्टम को खत्म कर दिया। इन्होंने ही स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो एग्जाम में पूछा जाए अगर कि स्पाई सिस्टम को कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस किया, तो बलबन ने किया था। स्पाई सिस्टम क्यों जरूरी है भाई? देखो, ये ना हमें पता होना चाहिए भाई हमारे राजपाट में पीछे से कौन हमारे लिए षड्यंत्र रच रहा है, या फिर कौन है जो हम पे हमला करने आ रहा है। देखो, अभी भी लोग जो है, पुलिस जो है वो स्पाइस का यूज करती है पता लगाने के लिए भाई क्या पीछे से चल रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। तो इसी तरीके से वो भी स्पाई सिस्टम का यूज करते थे कि कहीं कोई पीछे से उनके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। उन्होंने अपने लिए एक टैग या एक टाइटल यूज किया, वो था जिल्ले-लाही। जिल्ले-लाही का मतलब जो भगवान की परछाई होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखो बच्चों की, अगर पूछा जाए कि जिल्ले-लाही का टाइटल किसने यूज किया था, कौन था जिसको इस टाइटल से नवाजा गया, तो वो थे बलबन। इन्होंने एक पॉलिसी और बनाई, वो थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है कि नो वन इज ग्रेट देन द रूलर। इसका मतलब है कि कोई भी राजा से, कोई भी रूलर से बड़ा नहीं है। अगर कोई राजा के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे बदले में मृत्यु दंड मिलेगा। तो यानी आयरन एंड ब्लड, अगर हमसे लोहा लोगे, अगर हमसे पंगा लोगे तो बदले में मिलेगी मृत्यु। तो ये थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। इन्होंने 2 चीजें और इंट्रोड्यूस की। क्या इंट्रोड्यूस की? इन्होंने एक किया पैबोस और एक किया सजदा। अब पैबोस का मतलब क्या होता है? पैबोस का मतलब कि अगर आप राजा से मिलने आ रहे हैं तो आपको उनके फीट को किस करना होगा पहले, टू किस द फीट ऑफ द रूलर। मतलब कि राजा के सम्मान में सबसे पहले आके उनके पैरों को चूमना होगा, जिससे बताया जाएगा कि हम आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा है सजदा, यानी कि अगर आप रूलर के सामने आए हैं तो आपको बेंड डाउन भी करना होगा। कैसे? ऐसे आपको बेंड डाउन भी करना होगा उनकी रिस्पेक्ट में। तो वो हो गया सजदा। गाना सुना है ना माय नेम इज खान में कि सजदा करूं मैं तेरा सजदा, मतलब किसी के आगे झुकना, वो होता है सजदा। इन्होंने ही पर्शियन कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कुछ ऐसी कलाकृतियां बनवाई, कुछ ऐसे आर्किटेक्चर बनवाए जिसमें पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस था। इसके बाद इन्होंने एक नया फेस्टिवल भी मनाया। वो कौन सा फेस्टिवल था बच्चों?
नवरोज फेस्टिवल। जैसे हमारे यहाँ पे नवरात्रे होते हैं ना, 9 दिन के व्रत रखते हैं, सेम इसी तरीके से इसने बनाया नवरोज। नव मतलब 9, रोज मतलब रोजा, 9 दिन का रोजा जब रखा जाए तो वो हुआ नवरोज। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। एक मंगोलियन ट्राइब है, मंगोलियन अटैक हुआ था और जब इनकी और बलबन की आपस में झड़प हुई तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पे इनका भी चैप्टर क्लोज हो गया। ये इस डायनेस्टी के लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। बच्चों सुनो, लास्ट रूलर नहीं थे ये स्लेव डायनेस्टी के लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे। इसके बाद जो भी रूलर आए वो इतने ज्यादा ग्रेट नहीं थे, या फिर उनके बारे में ऐसा कुछ जानने के लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। अब एक रूलर के बारे में और पढ़ेंगे हम, वो है कैकबब। कैकबब के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो ये लास्ट रूलर है, पता होना चाहिए कि डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। इनके बारे में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। इन्होंने सिर्फ 3 साल तक राज किया था, 1287 से लेकर 1290 तक। ये बलबन के ही जो है ग्रैंडसन थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी? खिलजी फैमिली के लोग आए थे, उनके साथ लड़ाई हुई और खिलजी फैमिली ने ही स्लेव डायनेस्टी का अंत किया। मैंने आपको क्या बताया था? पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, देन आई खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी कैसे आई? उन्होंने स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कैकबब का उन्होंने हत्या की और इसके बाद खिलजी फैमिली ने आगे जाके अपनी डायनेस्टी बनाई और वो कहलाई खिलजी डायनेस्टी। अब हमें ये नहीं पता है कि खिलजी डायनेस्टी में से आखिर आया कौन था उनकी मृत्यु करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई नेम गिवन नहीं है। बस हमें ये पता है कि हाँ, खिलजी फैमिली से इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें इनकी मृत्यु हुई और इसके बाद शासन आया खिलजी डायनेस्टी का। यहाँ पे बच्चों हमारी स्लेव डायनेस्टी की कहानी सारी खत्म होती है। हमने आज पढ़ा इनके डिफरेंट रूलर्स के बारे में कि उन्होंने क्या खास चीजें लागू करी, किसने कब तक रूल किया। हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि हमने अभी खत्म कहाँ किया अपना चैप्टर खिलजी फैमिली वे, तो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट खिलजी डायनेस्टी। और जिन बच्चों को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है उनके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम आपके हर एक क्वेरी का आंसर देंगे। नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं sscupscpdf.com वेबसाइट पे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो भी आपके जानने में आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये रिलेवेंट डाटा पहुंचे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से तैयार किया गया है। तो गाइस इतने आप इसको अच्छे से तैयार करें। कोई भी क्वेरी हो बार बार पढ़े जितनी बार हो सके। देखो वीडियो है यूट्यूब पे आ चुके हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम करेंगे आंसर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।